ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾಡ್ತು, ಜಮ್ಮು ಮಾಡ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಹ ಲದ್ದಾಖ್ ಮಾಡ್ತು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರದ್ದು ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ರೈನಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೇ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ನಾವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇವರ ಹತ್ಯೆಗಳು ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳುವ. ಅದರ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸೋರು ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಕೇಳಿ. आप ये देखिए कि कितना ये खतरनाक प्लान जे.एंड.के गवर्नमेंट में उस टाइम बनाया, पीडीपी की गवर्नमेंट ने, ये मैं मानता हूं कि रोहिंग्यास को वेस्ट बंगाल या म्यांमार से शिफ्ट किया गया जम्मू, कश्मीर नहीं बुलाया गया उनको ट्रकों में बसों में लाया गया और उनको जम्मू में बसाया गया। क्यों? क्योंकि वो और मुस्लिम पॉपुलेशन ऐड करना चाहते थे जम्मू में। मैं आपको, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं आपको पूरी 89 से लेके आज तक क्या हुआ कश्मीर में मैं आपको बताना चाहता हूं। 89 तक एक्चुअली 86 से ही शुरू हुआ था। तो उस टाइम जो गवर्नमेंट जे.एंड.के में थी उस टाइम उन्होंने बहुत लाइटली लिया ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब अक्रॉस द बॉर्डर से प्लानिंग चल रहा था। मगर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी जे.एंड.के की और सेंटर का सपोर्ट था उनको, बट उन्होंने वो बहुत लाइटली लिया एक्चुअली। तो उनको वो अगर वो लाइटली नहीं लेते तो हो सकता है सिचुएशन कुछ और होती। उन्होंने लाइटली लिया। अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ था कि रशियन फोर्सेस को अफगान मुजाहिदीन ने परास्त किया था, उनको खदेड़ दिया था अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि हो सकता है वो अफगानी मुजाहिदीन जो है वो, क्योंकि अभी वो पूरा जंग जीत के आए थे, तो वो आके अभी कश्मीर को, पाकिस्तान को हेल्प करेंगे कश्मीर को अलग करने में। मगर वो एक बहुत ही मिस्टेक, मैं कहूँगा वो एक बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की, कि उन्होंने इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस को है उनको बहुत कम सोचा कि वो नहीं कर पाएंगे। बट अगर मैं इसको बोलूं कि उन्होंने काफ़ी लो अनुमान लिया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। उनको लगा कि अगर अफगानी मुजाहिदीन, रशियंस जो इतनी पावरफुल आर्मी थी उसको खदेड़ सकते हैं, तो वो कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को या इंडियन आर्मी को खदेड़ सकती है। वो एक बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म प्लान था, वो नहीं हो पाया। अभी आप देखिए 89 से लेकर अभी तक खाली मारकाटी हुई, कश्मीरी पंडित मारे गए, आर्म फोर्सेस भी मारे गए, ऐसी बात नहीं है। और साथ में कश्मीरी मुस्लिम्स भी 50,000 से ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे गए। मैं इसमें दोष देता हूं जो पहली गवर्नमेंट थी उनको भी थोड़ा, उन्होंने भी अपनी तरफ से, जो लोकल गवर्नमेंट थी उस टाइम तो कोई काम ही नहीं हुआ उनसे, वो डिपेंड कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको थोड़ी लाइटली ले रही थी। उस टाइम थी तो यूपीए की सरकार, मगर उस टाइम उन्होंने, अगर आप देखें उस टाइम कोई सरकार ही नहीं थी कश्मीर में, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यूपीए गवर्नमेंट ने एक्चुअली गवर्नर जगमोहन को वहां नॉमिनेट किया था। गलत नोशन है कि वो बोल रहे हैं कि जगमोहन बीजेपी गवर्नमेंट ले आई थी, नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने जगमोहन को नॉमिनेट किया था वहां। उस टाइम, अब आप उससे पहले अगर आप देखें, जगमोहन जी पहले भी 2 बार वहां के गवर्नर बने और वो भी यूपीए की गवर्नमेंट के ने लाए थे उनको। अगर वो यूपीए की गवर्नमेंट उनको लाए थे तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ले आए थे।
उन दो गवर्नमेंट्स जब वो 2 बार आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इनफैक्ट अक्रॉस J&K, जम्मू या कश्मीर सब जगह उनको लाइक किया गया, क्योंकि वो एक टाउन प्लानर थे। बेसिकली वो एक टाउन प्लानर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया टाउन प्लानिंग में, सड़कें, काफ़ी 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 अच्छा काम। तो उनको लगा था, यूपी की गवर्नमेंट को लगा था कि इस बार भी वो आएंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। बट 89 में 86 से 89 तक बहुत हालत ख़राब हो गए थे। पाकिस्तान का पूरा होल्ड हो चुका था मिलिटेंट्स के ऊपर, जो उन्होंने काफ़ी उनको ख्वाब दिखाए थे कि बस आप कश्मीर को अलग करके आप अलग अपनी गवर्नमेंट बनाओगे या पाकिस्तान के साथ आप रहोगे। तो उस हिसाब से जगमोहन जब आए तब उस टाइम में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और उससे पहले ही, जगमोहन के आने से पहले ही ये सब अगर आप देखें तो दिसंबर और जनवरी में 89 में पूरे कश्मीर में अगर आप देखें तो मस्जिदों में या सड़कों पे लाखों लोग सड़कों पे आए थे, और वो नारे लगा रहे थे कि कश्मीर आज़ाद होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। वो बेसिकली वो उनको रिलीजियस ग्राउंड पे उनको भड़काया गया था। मगर मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो लोकल कश्मीरी था, जो मैं वहाँ रहता था, तो जो मेरा पड़ोसी था, वो प्रॉबेबली वो नहीं चाह रहा था कि कश्मीरी पंडित को कोई हाथ लगाए। अगर अंदर से भी वो चाह रहा होगा कि कश्मीर आज़ाद हो, मगर वो एट द सेम टाइम वो ये भी चाह रहा होगा कि कश्मीरी पंडित को कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि हम बचपन से, जब से हमने जन्म लिया, हम इकट्ठे रहे हैं कश्मीरी मुस्लिम। मैं अपनी बात, मेरे कश्मीरी मुस्लिम ज़्यादा दोस्त थे, कश्मीरी पंडित। हम खेलते थे, हम स्कूल जाते थे, शाम को फुटबॉल खेलने जाते थे। तो काफ़ी अच्छा एक सेकुलर माहौल था जो इस पॉलिसी की वजह से बिगड़ गया। तो उन दिनों जो वो फेज आया तो फ्री हैंड मिल गया। जो जिहादी थे, जो इन्फिल्ट्रेट कर गए इंडिया कश्मीर में, तो उनको फ्री हैंड मिल गया। तो उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं थी, जो हमारा चीफ मिनिस्टर था उस टाइम फारूक अब्दुल्ला, वो तो इंग्लैंड चला गया था रिजाइन करके, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जगमोहन गवर्नर बने। तो उसने रिजाइन करके वो इंग्लैंड चला गया था। तो लिटरली कोई गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम। तो जो भी जिहादी आते थे वो उनको फ्री हैंड मिल गया। तो उस बीच में उन्होंने काफ़ी टारगेट किलिंग्स की कश्मीरी पंडितों की। मैं कश्मीर में था, मैं अपने घर में था। मेरे फादर, मदर, मेरी सिस्टर थी, और मेरे 2 भाई थे। वो मेरे 2 भाई ऑलरेडी बाहर ट्रेनिंग के लिए, पढ़ाई के लिए निकल गए थे। तो हम 4 थे घर में, और मैं 12th पास करके मैं ट्यूशन पे जाता था। तो मैं ट्यूशन करता था, तो मैं किसी दूसरे लोकेलिटी में जाके ट्यूशन करता था, घर पे जाके। तो इन बिटवीन मेरे फादर को किसी ने, प्रॉब्ली मेरे किसी पड़ोसी ने बोला कि आपका बेटा प्रॉब्ली उसको हिट लिस्ट पे रखा गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको आप यहाँ से निकाल दो। क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे थे उस टाइम। जिहादी पाकिस्तान का प्रॉब्ली इंस्ट्रक्शन था कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो यंग कश्मीरी पंडित लड़के हैं या कश्मीरी हिंदू लड़के हैं, उनको आप टारगेट करो, तो उससे दहशत फैलेगी और कश्मीरी हिंदू जो हैं वो निकल जाएंगे यहाँ से। वो जो जनवरी में जो काफी लाखों में लोग सड़कों पे आए थे या मस्जिदों में आए थे, तो उनके बीच में मैंने खुद देखा है कि उनके बीच में जिहादी थे, AK-47 लेके हवा में फायरिंग करते थे। हम खुद देखते थे। इनफैक्ट क्योंकि हमारे घर में मैं था, मेरे पेरेंट्स थे, मेरी सिस्टर थी, तो हमने उस एक रात थी, उस रात को मैंने अपनी सिस्टर को अपनी बालकनी में छिपा के रखा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतने लोग सड़कों पे हैं तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब मॉब सड़क पे होती है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लाखों में लोग थे जो सड़कों पे आए थे। उनका नारा यही था कि ये निज़ाम मुस्तफ़ा होगा। निज़ाम मुस्तफ़ा मतलब ये इस्लामिक रूल हो जाएगा अभी शॉर्टली। और उनका ये था कि अफगानिस्तान की फौज चल चुकी है और कल सवेरे तक कश्मीर फतह हो जाएगा। तो सरकार था नहीं, फारूक अब्दुल्ला तो था नहीं वहाँ पे, तो इंस्ट्रक्शंस को, स्टेट पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कोई नहीं था। मैं 12th पास किया हुआ था मैंने। तो हमने जो सुना, गवर्नर जगमोहन जी आए थे, तो उनको रिसीव करने के लिए और उनको काम करने के लिए लोग नहीं थे। पीपल सेक्रेटेरिएट में या एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको काम करने के लिए कोई नहीं था।
वो इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि उनको एक फोटोकॉपी करना था तो वो खुद फोटोकॉपी मशीन पे गए, खुद फोटोकॉपीज निकाली जो ऑर्डर निकालने थे। ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम सिचुएशन क्या था। उस टाइम सॉफ्ट टारगेट मिले इनको। हमारे कुछ प्रोमिनेंट जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू प्रोमिनेंट जज थे, उनको बीच सड़क में गोली मार के उनको उनकी हत्या की गई। न्यूज में आ रहा था, सुना भी था, देखा नहीं है मैंने, यहाँ अपनी आंखों से नहीं देखा है। बट ये है कि जो जैसे हमारे प्रोमिनेंट एक वहाँ टिक्कालाल टिपलू करके एडवोकेट, आई मीन ही वाज ए जज, वो जज थे, उनको बीच सड़क में मारा गया और अगले दिन हमारे न्यूज़पेपर में आया जज को मारा गया, जज को बीच सड़क में मारा गया। और वो उसको हेल्प करने के लिए भी जिहादियों ने बोला कोई जो इसको हेल्प करेगा तो उसको भी हम मार देंगे, तो वो तड़प तड़प के सड़क पे मर गया। तो ये पहला किलिंग था जो हुआ। उसके बाद एक लेडी थी सरला तिक्कू, उसको भी गोली से मार दिया गया। और जो कश्मीर फाइल्स में आपको दिखाया गया है वो पूरा का पूरा सच है, ऐसा ही हुआ है, एज इट इज। एक एपिसोड जो उसमें दिखाया गया है वो सच में हुआ है। वो तब लाइमलाइट में नहीं आया और उसके बाद भी किसी ने कुछ बताया नहीं, मगर ये इस फिल्म के जरिए कुछ तो उन्होंने कश्मीरी हिंदूज की एक दुर्दशा जो हुई वो बताई है। कब आपके घर के ऊपर कोई चढ़े थे, आप बोलते थे ना, क्या हुआ? हमारे घर के बाहर काफी लाखों में लोग, हजारों में लोग थे, पूरे कश्मीर में लाखों लोग बाहर सड़कों पे आए थे। लोगों ने बताया कि बस अफगान के मुजाहिदीन बस आ गए हैं, सवेरे तक कश्मीर फ्री हो जाएगा। और वो बहुत बड़ी गलती की कश्मीरी लोगों ने भी और पाकिस्तान ने भी, क्योंकि उनको पता था कि बस सवेरे 1-2 दिन में कश्मीर अलग हो जाएगा या पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। उनको ये पता नहीं था कि इंडिया की आर्मी जो है वो कितनी प्रोफेशनल है और वो कैसे इसको हैंडल करेगी। अगर मैं बोलूं तो आज तक इतने 30-32 साल हो गए, ये हमारी इंडियन आर्मी है और ऑफ कोर्स पैरामिलिट्री भी बोलता हूं, और मैं लोकल पुलिस भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है जो उन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जिहादी मेंटालिटी को। और जितने भी टेररिस्ट थे चुन चुन के अपनी इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छा करके चुन के टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। देखिए, जो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ने उस टाइम रिलीज किया था 240 कश्मीरी हिंदू उन्होंने बताए थे जिनको मारा गया। मुस्लिम्स का पॉपुलेशन आप मान लो आप 80-90 लाख है और उसका आप मान लो 1% कश्मीरी हिंदू है। उस टाइम 5 लाख थे और अभी अब कुछ हजारों में है वहां पर, बाकी सब 5 लाख लोग बाहर। देखिए, जिहादी सब नहीं होते हैं, सब अपना अपना काम, सब नौकरी करने वाले हैं, सब अपना काम करने वाले, सवेरे जाके रोजी रोटी कमाने वाले हैं। मगर उसमें कुछ लोग जो पाकिस्तान के बहकावे में आए, मैं उसको भी बोल रहा हूँ, वो परसेंटेज भी बहुत लेस होगा, बहुत। मैं 10% से ज़्यादा नहीं मानता हूँ उस पॉपुलेशन को जो एक्चुअली गन उठाने गए, ट्रेनिंग करने गए, वापस आ गए और फिर उन्होंने ये टेररिज्म शुरू किया। उस टाइम कोई रोक टोक नहीं था। अब उस टाइम अब अगर आपके घर में अगर कोई टेररिस्ट आए और गन लेके आए, और किसी मुस्लिम के घर में भी मैं बोल रहा हूँ, वो मुस्लिम क्या करेगा? वो थोड़ी अपनी फैमिली को रिस्क में डालेगा, वो तो चुप ही रहेगा। तो टेररिस्ट आ गया, वो बैठ गया घर में, तो क्या कर सकते? उसको खाना खिलाना है, उसको ये करना है, वो छुपना भी है, वो बोलना भी नहीं है किसी को। तो ये सब चलता रहा इतने साल। मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ, जितनी पॉपुलेशन वहाँ मुस्लिम्स की है, मैं बोल रहा हूँ खाली 10% ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके या जो चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो इंडिया से, उसमें ऐसे भी 5% ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, और उसमें से भी 5% ऐसे हैं जो कहते होंगे कश्मीर अलग ही हो। तो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऐसी है कि वो चाहते होंगे कि कश्मीर अलग ही हो, ना पाकिस्तान से हो ना इंडिया से हो। तो वो खाली मुस्लिम्स में 10% ही ऐसे होंगे, बाकी सब रोज़मरोज़ के काम करने में ऐसा ये नहीं है। वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कूल है, उसको बोलते हैं टेंडल बिस्कू स्कूल, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था, उसमें मैं पढ़ा हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कि उसमें जितने भी
मेरे साथ दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, अभी भी मेरे साथ टच में हैं। हम भी बहुत सारे जितने मेरे करीबी दोस्त थे मुस्लिम हैं, वो भी मेरे साथ टच में हैं, हम बात करते हैं, हम आपस में डिस्कशन करते हैं, व्हाट्सएप पे हमारा इंटरेक्शन होता है। और वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये सब जो चल रहा है ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। देखिए पाकिस्तान का अपना पॉलिटिक्स है, उनका अपना पॉलिटिक्स ये है कि उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है उनको वोट देगा नहीं कोई जब तक वो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे। जितने भी अभी तक प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, मेनली प्राइम मिनिस्टर जो भी आए, वो कश्मीर कार्ड खेल के ही प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। अब उसके अपोजिट जो कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बने, अभी तक जितने भी बने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से बने। अगर आप पहले देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज या फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। उसके बाद अब मैं ये जरूरी बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई या एनडीए की गवर्नमेंट आई, उन्होंने पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई और उनको लगा था कि पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे तो उनको लगेगा कि कश्मीरियों को लगेगा नहीं, उनके अपने लोग भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी साथ दे रही है, शांति बना रहेगा और कश्मीर की डेवलपमेंट भी हो जाए। मुझे लग रहा है क्योंकि उस बीच जो पीडीपी की गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए जो एंटी नेशनल थे, मैं मानता हूं। अभी मुझे सुनने में आया है कि जो रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन रोशनी, वो एक उसमें क्या है कि उन्होंने गवर्नमेंट की जो जमीन है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो उन्होंने लोगों को दी, जिससे आप डेमोग्राफिक चेंजेस ला सकते हैं डिफरेंट। जैसे जम्मू में उन्होंने ऑपरेशन एक उनका ये था, उसमें उन्होंने जो फॉरेस्ट लैंड उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दे दिया। तो उसमें क्या हो गया कि वो चाहते थे कि जम्मू की जो डेमोग्राफी है वो भी चेंज हो जाए। तो जम्मू की जो डेमोग्राफी है, जम्मू अगर आप देखें तो कश्मीर जे&के में 3 प्रोविंसेस मेजर हैं, एक जम्मू है, एक कश्मीर है और एक लद्दाख। तो कश्मीर में जो है वो 99% तो मुस्लिम्स हैं। अगर आप जम्मू देखें, जम्मू रीजन देखें तो उसमें आप देखें तो 70% हिंदूज हैं और बाकी रजौरी और एडजॉइनिंग एरियाज में मुस्लिम्स हैं, बट 70% हिंदूज हैं। बट जम्मू सिटी में आप देखें तो आप मेजॉरिटी हिंदूज हैं। तो उन्होंने इस एक्ट के थ्रू, जो रोशनी एक्ट था, उसके थ्रू उन्होंने आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू में जो फॉरेस्ट लैंड था, जो गवर्नमेंट लैंड था, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे कम रेट्स में बेच दिया और उसमें काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन आ गई। तो वो एक डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट को टाइम पे पता चली और आई थिंक वो रोशनी एक्ट पे वो कुछ काम कर रहे हैं और मैंने सुना कि कुछ चल रहा है कि उसको स्टॉप किया गया है और उसमें वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये प्रॉपर जम्मू जो है उसके आउटस्कर्ट्स में कुछ एरियाज हैं, वहां पे काफी मुस्लिम पॉपुलेशन अभी आ गई है। वो क्यों आ गई है? वो ये रोशनी एक्ट के थ्रू, क्योंकि वो एरिया उन्होंने काफी कम रेट्स में दे दिया। वो कुछ एरियाज है आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू में जो है वो अब 100% 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर। हाँ, वो पीडीपी गवर्नमेंट में ही हुआ था। तो उस टाइम उन्होंने ऐसा किया। उस टाइम आई डोंट नो बीजेपी को क्यों समझ नहीं आया, या वो जानबूझ के चुप करके बैठे थे। उसके बाद उनको समझ आया जब उनके साथ अलायंस हट गया, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। तो अभी वो एक्शन चल रहा है। ये एडजॉइनिंग जो अपना पाकिस्तान के बॉर्डर, रजौरी, डोडा, ये सब जो एरिया जो हैं वहां से वो लोग आए हैं रहने यहाँ पर। और इन बिटवीन उन्होंने अब ये आप देख लीजिए कि रोहिंग्याज जो है, रोहिंग्याज म्यांमार से आ गए, उनके साथ जो नजदीक हैं बांग्लादेश में तो आ ही गए हैं वो, क्योंकि म्यांमार में जो प्रॉब्लम है बुद्धिस्ट के साथ उनका, वो म्यांमार में आ गए हैं। अब म्यांमार से अगर आपको इंडिया में आना है, आप चलो वेस्ट बंगाल में रहोगे, बिहार में रहोगे, क्योंकि वो काफी नजदीक है। आप ये देखिए कि कितना ये खतरनाक प्लान जे&के गवर्नमेंट में उस टाइम बनाया, पीडीपी की गवर्नमेंट ने। ये मैं मानता हूं कि रोहिंग्याज को वेस्ट बंगाल या म्यांमार से शिफ्ट किया गया जम्मू, कश्मीर नहीं बुलाया गया उनको,
उनको ट्रकों में बसों में लाया गया और उनको जम्मू में बसाया गया। क्यों? क्योंकि वो और मुस्लिम पॉपुलेशन ऐड करना चाहते थे जम्मू में। ये है, ये प्लान मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि बीजेपी गवर्नमेंट को ये समझ क्यों नहीं आया। रोहिंग्या मुस्लिम है, अगर उनको रिफ्यूजी थे तो कश्मीर लेके जाते, मगर बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको जम्मू में रुका दिया। वहां से शिफ्ट होके कि जम्मू ही क्यों आना था, ये क्या प्लान था, ये मेरे को समझ नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या प्लान था। बीजेपी को समझ आया क्या हो गया, ये सब पॉलिटिक्स है। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उन्होंने पीडीपी के साथ एसोसिएशन क्यों किया। अगर एसोसिएशन किया तो ये सब कैसे देख लिया उन्होंने, ये कैसे चल रहा था। उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये जवाब देना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं को या हिंदुस्तान के हिंदुओं को देना चाहिए जवाब कि ये सब कुछ जो चल रहा था तब बीजेपी क्या कर रही थी। तो ये मेरा एक सवाल है, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि रोहिंग्या जब तक वहां तक पहुंचे तो ये सब बीजेपी वाले चुप क्यों बैठे। ये मेरा सवाल है, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। अब उसके बाद और उनका बीजेपी का या एनडीए का एक मैनिफेस्टो था कि 370 हटाना है और उन्हें जो स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, यूनिटरी बनाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेह लद्दाख, लेह अलग है, लेह इज द ये डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू एंड कश्मीर अलग है। जम्मू कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है और लेह अलग यूनियन टेरिटरी है। JNK अभी भी JNK ही है, जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और लेह अलग है। तो 3 नहीं है, 2 है, 2 ही है।